भवानीपुर में 20 राउंड की काउंटिंग के बाद नतीजे आएंगे और ममता बनर्जी की सीट पर 20 राउंड की काउंटिंग होगी। स्ट्रांग रूम के बाहर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर ममता बनर्जी की तरफ से भी कहा गया है कि विधायक वहां पर ही डटे रहे, बने रहे। भवानीपुर में सबसे बड़ा मुकाबला है और ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प। 2 मिनट बाद जो है न्यूज इंडिया पर पहला रुझान आएगा और सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई है और हर एक रुझान, हर एक तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर देखेंगे। तो भवानीपुर में सबसे बड़ा मुकाबला और भवानीपुर से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच यह आमना सामना है और अब से थोड़ी देर बाद जो है धीरे धीरे तस्वीरें भी बेहद क्लियर होती चली जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पूरे देश की निगाहें हैं। यूँ तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसमें तमिलनाडु जैसा राज्य भी है जहां सुपरस्टार विजय ने इस बार ताल ठोकी है और कुछ चंद एग्जिट पोल उन्हें भी कंसीडर कर रहे हैं। सीधा मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में रहा है। असम, केरल, ये भी वो राज्य हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और निश्चित तौर पर पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जो बेशक छोटा है, लेकिन जब किसके खाते में कितने राज्य गए की बात होती है तो पुडुचेरी को भी काउंट किया जाता है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। ये एक नियम है। पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ ही रुझानों का आना शुरू हो जाता है। अभी जो टेलीविज़न स्क्रीन पर आप 0-0 की टैली देख रहे हैं, आप देखेंगे बहुत तेज़ी से, क्योंकि अब ईवीएम का ज़माना है और इसके बाद जब काउंटिंग शुरू होती है तो करीब ऐसा मानकर चला जाता है कि 11-12 बजे के आसपास तक ट्रेंड्स क्लियर होने लगते हैं। मामला जब बहुत खिंचा हुआ हो, जैसे कि पश्चिम बंगाल में है या एग्जिट पोल में भी जितने आप नतीजे देखते हैं, एग्जिट पोल में भी जो चीज़ें बताई जाती हैं वो बड़े कड़े मुकाबले की तरफ निर्देश करती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 150-150 की सीट के आसपास खींचतान चलती है पश्चिम बंगाल में, तो हो सकता है कि आपको नतीजे समझने में थोड़ी देर लगे। लेकिन एक ट्रेंड ये भी रहा है कि 90% के पार वोटिंग हुई है दोनों फेजेस में और इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता खूब बाहर निकली, खूब जमकर वोट किया है। इसके कई कारण बताए जाते हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, लेकिन कई बार प्रो इनकम्बेंसी भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। वोट किस तरफ गया है, किसके लिए गया है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये तय माना जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से कि बहुत मुमकिन है जिसको भी जीत मिले, बड़ी जीत मिलेगी। यदि ऐसा होता है तो आपको नतीजे बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएंगे या ट्रेंड्स बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जश्न का माहौल है पार्टी दफ्तरों में, अलग अलग पार्टी दफ्तरों में मुस्तैदी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने एग्जिट पोल को बहुत गंभीरता से लिया। तरन्नुम, जितने भी शोज़ किए हमने या जितने भी विशेषज्ञों से बात की, पार्टी नेताओं से बात की, उन्होंने एक तरफ तो इशारा किया कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस में एक घबराहट देखने को मिली। यही वजह है कि स्ट्रांग रूम के बाहर उन्होंने अपने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की तैनाती की। ममता बनर्जी का एक स्पष्ट दिशा निर्देश आया कि सब काउंटिंग सेंटर पर खड़े रहें, कोई काउंटिंग सेंटर को छोड़ेगा नहीं। कुल मिलाकर ये एक नैरेटिव की तरह भी पेश किया जा रहा है कि जीत गए तो हमने अच्छे से सुरक्षा की और हार गए तो फिर ईवीएम का जिन्न बोतल से बाहर निकलने वाला है। वहीं तमिलनाडु, केरल, असम, ये वो राज्य हैं जिन पर सबकी निगाह टिकी हुई है। ख़ास तौर पर असम इसलिए क्योंकि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, इस पर सभी की निगाह है। यही कहानी है स्टालिन की, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। केरल की बात करें तो यहाँ एलडीएफ यूडीएफ में थोड़ा सा देखिए, एलडीएफ पिनरई विजयन एक ऐसा नाम है जिन्होंने केरल की राजनीति में या केरल में बहुत बदलाव किया और बेहद लोकप्रिय हैं। इसके बावजूद एग्जिट पोल्स ने यूडीएफ की तरफ, जो कांग्रेस नीत गठबंधन है, की तरफ इशारा किया। इससे ये बहुत स्पष्ट संकेत मिलता है कि केरल में जो एजेंसियां एग्जिट पोल कर रही थी उन्हें बदलाव की बयार दिखाई दे रही थी। बहुत दिलचस्प होगा देखना कौन आता है, कौन नहीं आता है। सबके अपने अपने कयास हैं। कोई तृणमूल कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाता है, कोई बीजेपी को जीतता हुआ दिखाता है, कोई ज़मीन पर अपने अनुभव की बात करता है, तो कोई बात करता है बदलाव की।
कुल मिलाकर जो कुछ होगा आने वाले 2-3 घंटे में आपको स्पष्ट होने लगेगा। बिल्कुल, तस्वीरें बिल्कुल आपसे थोड़ी देर बाद जो प्रवीण वो क्लियर होती चली जाएंगी, लेकिन खासतौर पर सभी की नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल से पहला रुझान सामने आ चुका है। पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे है, 4 सीटों पर बीजेपी आगे है, 1 पर टीएमसी आगे है। प्रवीण, क्या लग रहा है, खेला हो गया? पोस्टल बैलेट बहुत शुरुआती दौर होता है। देखिए अभी जब ईवीएम मशीन से काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद तरन्नुम ये बहुत स्पष्ट होगा, क्योंकि तब आपको आंकड़े बहुत तेजी से मिलेंगे। और अभी जो पोस्टल बैलेट के रुझान है ये ऐसे ही आते रहेंगे। अगला 1 घंटा तो ये समझ लीजिए जो रुझान आएंगे, यानी 8 से 9 के बीच जो रुझान आएंगे वो पोस्टल बैलेट के आपको आते हुए दिखाई देंगे, और उससे बहुत अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञ पोस्टल बैलेट में कौन आगे कौन पीछे है से इस ट्रेंड को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी पार्टी के प्रति कैसा रुख मतदाता का रहा है। फिर भी ये बीजेपी के लिए अच्छी शुरुआत है। इसको बोनी कहते हैं, बोनी। शुरुआत में अगर 3 सीटों पर बीजेपी आगे, जैसे हमारी टैली दिखा रही है, बिल्कुल 4 सीटों पर आगे है, ब्रेकिंग में भी चल रहा है, टैली भी अपडेट होती जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल से अब धीरे धीरे वो तमाम तस्वीरें 5 राज्य से आएंगे। ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से मनीषा बनी हुई है। मनीषा, ओवर टू यू। बिल्कुल तरन्नुम, और लगातार हम ये जो जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करें, लेकिन इसमें बड़ा अपडेट ये है, जिस तरीके से प्रवीण जी भी जिक्र कर रहे हैं कि 4 जो सीटें हैं उनमें 4 पर यहाँ पर 3 पर बीजेपी आगे थी, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है, बीजेपी 1 पर हो गई है, टीएमसी 3 पर आगे चल रही है। तो देखिए, जैसे शुरुआती रुझान की हम बात करते हैं तो करीबन 1 से 2 घंटे पोस्टल बैलेट की जो रुझान है वो सामने आते हैं। हालांकि उनको फाइनल नहीं समझा जा सकता है, लेकिन यहीं से ही फिर रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि अब जो बीजेपी 3 पर आगे चल रही थी, अब वो बीजेपी 1 पर हो गई है, और टीएमसी जो है वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो शुरुआती जो रुझान है वो फिलहाल आगे पीछे यूं ही चलते रहेंगे, और कभी बीजेपी आगे तो कभी टीएमसी आगे, और यही तो टक्कर है, यही तो कांटे की टक्कर है। इसीलिए तो बार बार ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस तरफ एक तरफा चुनाव नहीं है, हर सीट पर आपको इसी तरह के दिलचस्प जो रुझान है वो दिखाई देंगे। फिलहाल अगर हम पहले 4 सीटों की बात करें या रुझानों की बात करें तो यहाँ पर 3 पर अभी फिलहाल जो अपडेट है वो टीएमसी आगे है, और 1 पर बीजेपी आगे हो गई है। लेकिन निश्चित तौर पर इसी तरह के अगर रुझान रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये दिलचस्प यहाँ की जनता के लिए भी, और देश की निगाहें इसी चुनाव पर टिकी हुई हैं। यूँ तो बाकी 5 राज्यों में चुनाव है, इसके अलावा भी 4 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नजरें हैं वो पश्चिम बंगाल पर इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि एक तरफा इस बार चुनाव नहीं होने जा रहा है। और जब हम बात करते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा बदलाव जो है वो इस बार कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पर पहले किसी चुनाव में किसी राज्य में नहीं दिखाई दी हैं, लेकिन इस बार जब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में किस तरीके से सियासी समीकरण बदल रहे हैं या फिर सियासत एक नए सिरे से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर बिल्कुल स्पष्ट होंगी। आपसे धीरे धीरे जो है तस्वीरें बिल्कुल क्लियर होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से पहला रुझान जो है वो सामने आया है, और आपको बताते चले कि पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे, 6 सीटों पर बीजेपी आगे है और 6 पर टीएमसी आगे। प्रवीण, यानी कि एक चीज साफ है, कांटे की टक्कर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अभी बहुत जल्दबाजी होता है तरन्नुम। ये देखिए, ये मजे के लिए ठीक है, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होते हैं। जब ये रुझान आने शुरू होते हैं ना तो लोगों को लगता है ये आगे हैं, वो आगे हैं, और 6 सीटों पर बीजेपी आगे है, 6 पर टीएमसी आगे है। ये बहुत शुरुआती है, पोस्टल बैलेट से अभी बहुत अंदाज़ा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये काउंटिंग आगे बढ़ेगी, खासतौर पर जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद में रुझान आएंगे। निश्चित तौर पर ये मुकाबला बहुत कड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का बहुत कॉन्फिडेंस है, उनका ऐसा मानना है कि सारे एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे, एक बड़ी जीत मिलेगी। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं बीजेपी के, और एडवोकेट नफीरुल इस्लाम साहब हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं, समर्थक हैं। वैभव शुक्ला हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सुहेल काजमी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं। रत्नाकर जी, पूड़ियाँ उड़ियाँ छनते हुए देखिए अभी बीजेपी दफ्तर में, तो घबराहट हो रही थी आपको कि इनकी जलेबी पर आप जो है तंज कस रहे थे, कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, या वैसे ही देखिए कार्यकर्ताओं के लिए भूख वूख का इंतजाम तो करना पड़ता है, तो वैसे ही चल रहा है या जश्न का माहौल है ऑलरेडी? अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बड़ी अच्छी आवाज आ रही है आपकी, बोलें। देखिए, मैं डिबेट की शुरुआत जो है
अटल बिहारी वाजपेयी की उन बातों से करना चाहता हूं जो उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा था। और उन्होंने ये भविष्यवाणी करने का साहस दिखाया था और कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। निश्चित रूप से 15 साल का जो कुशासन रहा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का, जिसमें माँ माटी और मानुष की बातें करके उन्होंने पश्चिम बंगाल को एक नई सरकार जो है वह आने वाली है और सेवा समर्पण और सुरक्षा वाली वह सरकार होगी। और निश्चित रूप से वह सरकार विकासवादी सरकार होगी, लोगों को सुरक्षा देने वाली सरकार होगी। वह सरकार जो है आम जनता की सरकार होगी, उनके विकास के पहिए को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। प्रश्न पे आता हूं आपके, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाली जो रिजल्ट है वो पश्चिम बंगाल की जनता ने भारी मतों से जो है, प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी को अपना भर भर के आशीर्वाद दिया है। बस कुछ घंटों की बात है, रिजल्ट आपके साथ। हालांकि ये दिल्ली मुख्यालय की तस्वीरें हैं, पूड़ियाँ कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगी। पश्चिम बंगाल में नहीं आई तो असम में काम आ जाएंगी, पुडुचेरी में काम आ जाएंगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों का स्टेक जो है हर राज्य में बहुत टसल वाला रहा हो, लेकिन पश्चिम बंगाल वो राज्य रहा है सोहेल साहब जो कि बीजेपी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाक का सवाल है, साख का सवाल है। बहरहाल इतने सारे एग्जिट पोल आए, आज का माहौल भी आप देख रहे हैं, क्या नतीजे आएंगे इस पर तो बात करना बहुत जल्दबाजी है, 1-2 घंटे बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपने इस पूरे चुनाव को कैसे एनालाइज किया? भारतीय जनता पार्टी के इस कॉन्फिडेंस को देखकर आपको क्या लगता है? पहले सर गुड मॉर्निंग आपको भी और तरन्नुम जी को भी और मेरे को पैनलिस्ट जितने भी हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। दूसरा ये है सर, रिजल्ट जो भी आएंगे वो हिस्ट्री इन मेकिंग होंगे। देखिए अगर बीजेपी जीतती है तो फिर भी एक हिस्ट्री नई बनेगी और ममता जी की पार्टी जीतती है तो फिर भी हिस्ट्री जो है री रिटर्न होगी। तो रिजल्ट्स का वेट करते हैं। लेकिन जो रुझान मैं देख रहा हूं वो 93% जो पहले फेज में पोलिंग हुई है और 92% जो सेकंड फेज में पोलिंग हुई है वो इंडिकेट करती है कि वेस्ट बंगाल के लोग बड़ा संजीदगी से इस इलेक्शन को ले रहे हैं। क्योंकि सर इंट्रोड्यूस्ड हो गया था, तो सर इंट्रोड्यूस तो ये था कि किसका वोट कट जाएगा, किसका वोट बनेगा, कौन वेस्ट बंगाल का नागरिक होगा नहीं होगा। बड़ी अप्रीहेंशंस थी वेस्ट बंगाल के लोगों में, कौन बांग्लादेश की है, कौन हिंदुस्तानी है। ये सब चीजें जो है इस पोल की परसेंटेज से आपको सामने दिखी और वो मुझे इंडिकेट करता है कि रीजनल वर्सेस नेशनल मुद्दों के आधार पे इलेक्शन जो है, बीजेपी के मेरे प्रवक्ता हैं, भगवान करे ये जीत जाए थंपिंग मेजॉरिटी से और ये जलेबियां और जितनी चीजें हैं सब खाएं और एंजॉय करें। लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि रीजनल मुद्दे कहीं ना कहीं हावी रहते हैं मरकज के मुद्दों से, जबान के आधार पे, कल्चर के एतबार पे और बहुत सी चीजें हैं जो रीजनल पार्टीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है पूरे हिंदुस्तान की सब रियासतों में, सब यूनियन टेरिटरीज में। तो इतना कमीशन जो काउंटिंग को जो वेन्यू बनाया वो आधिकारिक लोग वहाँ पहुँच गया, काउंटिंग एजेंट भी वहाँ पहुँच गया, मैं भी वहाँ जाके सब कुछ देख के बाहर आया। तो सब कुछ ठीक ठाक है, होने दीजिए आराम से, सब कुछ ठीक ठाक। देखिए काउंटिंग डे के दिन इलेक्शन पर कई लोगों की ड्यूटी लगी होती है, ये अधिकारी लगातार जानकारियां देते हैं। और सबसे बड़ी बात तब जब पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा एक तनाव जैसा माहौल रहा, स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी कार्यकर्ता लगातार तैनात रहे, ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के दौरान भी वहां रहने के लिए बड़ी पारदर्शिता होती है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये सारा काम होता है। साथ ही साथ सभी प्रत्याशी और कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को अंदर जाने का, प्रवेश करने का अवसर भी मिलता है, इजाज़त भी मिलती है। काज़मी साहब अपनी बात कह रहे थे, काज़मी साहब मैं आता हूं इस पर, थोड़ा सा कुछ और इसको एनालाइज करेंगे। लेकिन वैभव जी, आपके लिए पश्चिम बंगाल की लड़ाई जो है बहुत बोला आप लोगों ने, लेकिन दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिए। असम में कम से कम आप लोगों का स्टेक सीधा सीधा या लड़ाई सीधी सीधी हो सकती थी, लेकिन वहाँ भी आप लोगों की स्थिति कमज़ोर दिखाई दे रही है। ये 5 राज्यों के इलेक्शन, केरल का छोड़ देते हो क्योंकि केरल में यूडीएफ को जो है थोड़ा सा एग्जिट पोल ने एज दिया है, इसके बावजूद कांग्रेस वो कुछ कर नहीं पा रही है, वो स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी बड़े दिनों से आपको तलाश है। जी, मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि अभी तो शुरुआती रुझान है, तो अगर आप 4-5 घंटे वेट कर लें तो उसके बाद ही पता चलेगा कि हाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट कहाँ बनी, कहाँ नहीं बनी। केरला में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं
और पौंडीचेरी में भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आसाम में अभी टक्कर ठीक है चल वैभव रही जी, है यहाँ आएंगे, बराबर। आपके पास आएंगे, बात को कंप्लीट करिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की भी 20 सीटों पर बढ़त यहाँ पर सामने आई है और धीरे धीरे जो है वो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जहां अब तक कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। ये पश्चिम बंगाल के बारे में बता रही हैं आपको तरन्नुम कि देखिए क्या हो रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, लेकिन जब भी कोई खबर आ रही है तो वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। और पश्चिम बंगाल क्योंकि सबके केंद्र में है, सबका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन विश्वास करिए तमिलनाडु हो, तमिलनाडु में भी बहुत दिलचस्प रहेगा कि टीवी के यानी सुपरस्टार विजय की पार्टी क्या परफॉर्म करती है। और शुरुआती रुझान ही सही, पोस्टल बैलेट के रुझान ही सही, अगर 2 सीटों पर टीवी के दिखती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मतदाताओं ने उसे बहुत गंभीरता से लिया है। बिल्कुल। और वैभव जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अभी तो धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर होंगी, लेकिन अभी तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, शून्य पर हैं आप। अभी वही तो मैं आपसे बोल रहा था कि अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए, 12-1 बजे तक वेट करना चाहिए, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ किधर जा रहा है। अभी तो शुरुआती ट्रेंड है, बहुत कम सीटों पे मेरे हिसाब से अभी तो चल रहा है। अभी सारी सीटें जब खुल जाए सारे अभी आने वाला 1-2 घंटा आपके पास रहेगा ये बात कहने के लिए। ये बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि रुझान क्या रहे, मैंने तो कहा ही है कि पोस्टल बैलेट रुझान है, उसके बाद 11-12 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं वैभव जी, आप विमर्श के केंद्र में कहीं बहुत दूर रहे, और ये विमर्श का केंद्र जो है ये कांग्रेस के लिए बड़े चिंता का विषय होना चाहिए। जैसे अभी टीवीके का जिक्र हुआ, सुपरस्टार विजय है, नई नई पार्टी आई है, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो एग्जिट पोल हो, चाहे वो शुरुआती रुझान हो, वो कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। वो स्टार्ट कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। इस पर मैं इस पर जा ही नहीं रहा हूं रुझानों पर। मैं तो कहता हूं आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप सारे राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन सच बात यह है कि विमर्श के केंद्र में भी कांग्रेस नहीं आ पाई। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि आपको शाम तक का वेट करना चाहिए, उसके बाद फिर जो भी आगे का जो भी रिजल्ट होगा हमें। ठीक है, इस्लाम साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, समर्थक हैं तृणमूल कांग्रेस के। इस्लाम साहब, आपको शुभकामनाएं देता हूं सबसे पहले तो कि अच्छा प्रदर्शन आप लोग कर पाएं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का दौर रहा है। अभी ममता दीदी ने जो है सब कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर पर रहने, नज़र रखने जैसी हिदायतें दी। उससे पहले स्ट्रांग रूम के बाहर आपके बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के बाद आपकी चिंताएं बहुत बढ़ गई थी और एक ईवीएम का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया टीएमसी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और देखिए, काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है और लगभग जो है कौन राज्यों में किसकी बढ़त बनी है अब तक 5-10 मिनटों के अंदर वो भी दिख रहा है। और जो नैरेटिव बताया गया है या दिखाया गया है तमाम चैनलों पे, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। अब चर्चा का सिर्फ एक ही विषय कि आज अंतिम चरण में नतीजे क्या आते हैं। बंगाल के लोगों ने अपना आशीर्वाद, अपना दुआ भर भर के किसे दिया है वो कुछ घंटों में अब स्पष्ट हो जाएगा। और अब उस नैरेटिव पे चर्चा करने का कोई विषय बनता नहीं है। अब विषय एक ही है कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी का खेला किस तरीके से लोगों ने दिया है, कुछ ही देरों में सामने आएगा। मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि बंगाल में ममता बनर्जी फिर से एक बहुमत सरकार बनाने जा रही है। जी, आप टीएमसी समर्थक के तौर पर पैनल पर हैं। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि मान लीजिए अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब चर्चा करनी है तो कुछ चीजें तो हाइपोथेटिकल मानकर चलनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो इस चुनाव को आप तृणमूल कांग्रेस समर्थक, एक बंगाली होने के नाते, एक ऐसे व्यक्ति होने के नाते जो इस चुनाव को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बड़ा पारदर्शी चुनाव हुआ है और ईवीएम वगैरह की जितनी बातें हैं ये सब बेकार की बातें होंगी, नतीजा किसी के भी पक्ष में आए अल्टीमेटली दिया बंगाल की जनता ने? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बंगाल की जनता जिसे भी चुनकर लाएगी, देखिए मैं समर्थक हो सकता हूं लेकिन इसके साथ साथ मैं एक देश का नागरिक भी हूं, इस देश का नागरिक हूं, और जिसे भी चुनकर लाएगी उसे मानना, स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। अब किसकी सरकार बनेगी या किसकी नहीं बनेगी, अभी शुरुआती जो चैलेंजेस है उस पर तो स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात राज्य के जनता से
बहुत उम्मीद रखता हूं, देश की जनता से भी उम्मीद रखता हूं कि जिस तरीके से बंगाल को 5 राज्यों में एक टारगेट बनाया गया केंद्र की तरफ से बंगाल को जीतने। ठीक है, इस्लाम साहब आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में ममता बनर्जी आगे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। तो भवानीपुर से जो कि सबसे हॉट सीट है और ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है शुभेंदु अधिकारी पीछे है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां शुभेंदु अधिकारी अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये बहुत मायने नहीं रखता तरन्नुम, क्योंकि पिछली बार ये बिल्कुल मामला उल्टा था, लेकिन इसके बावजूद लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, जबरदस्त जीत के साथ ममता बनर्जी आई। अल्टीमेटली पार्टी किसकी जीतती है वो ज़्यादा महत्व का है। निश्चित तौर पर एक सीट जो होती है उसमें एक हम जानते हैं बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है अमेठी का हमारे सामने। जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था तो वो एक बहुत बड़ी जीत मानी गई थी, और इससे ये साफ होता है कि बड़े नेता को, या हम देखते हैं दिल्ली के चुनाव में भी ये किया था, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी रहती है कि बड़ी सीट पर भी वो पूरी ताकत लगाती है। यानी ऐसा माना जाता है जिन चेहरों के बारे में कि इन्हें कोई नहीं हरा सकता, उन्हें हराने का पूरा प्रयास किया जाता है। हालांकि जो बात कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं वही रत्नाकर जी कहेंगे कि अभी तो बहुत शुरुआती रुझान है, अभी देखते हैं, अभी देखिए धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मैं इस सब पर नहीं जाता, लेकिन रत्नाकर जी एक बात तो बहुत साफ है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में ऐसा लगा कि आप लोगों ने पूरा जोर लगा दिया, नाक का सवाल बना लिया, अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी बातें कर दी। फिर दूसरा, वोटों के पोलराइजेशन को लेकर आपके ऊपर बहुत आरोप भी लगते रहे कि आपने बड़ी हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहां पर कर दी। क्या इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव पश्चिम बंगाल का हिंदू आपको जिता रहा है, अगर ऐसा होता है तो? देखिए, पहली चीज तो आपका है, चुनाव पूरी शिद्दत के साथ लड़ती है और वो कोई भी चुनाव को छोटा नहीं समझती और जनता के बीच में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन सक्रियता से काम करता है और आपने देखा भी कि किस तरह से हमने पूरी शिद्दत के साथ वहां पे चुनाव लड़ा। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव टीएमसी ने वहां पे लड़ा, वो कहीं आपने देखा कि ममता बनर्जी ने अपने विकास कार्यों के आधार पर वहां पे चुनाव लड़ा। 15 साल का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जनता के सामने पेश किया। उन्होंने तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है डर दिखाने का काम किया, वो कभी लोगों के करना पड़ेगा, कभी खाने पे पाबंदी लगाने की बात करती। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है टीएमसी की ममता बनर्जी ने पैदा की और जहां पे रही तुष्टीकरण की राजनीति की, तो टीएमसी ने खुद जो है तुष्टीकरण की राजनीति वहां पे शुरू की। उन्होंने तमाम ऐसे वाकयात नजर आए जहां पे ऐसा देखने को मिला कि वह हिंदुओं को दोयम दर्जा की नागरिकता वहां पे मिलती है, ऐसा प्रतीत होता था। आप अगर उठा करके प्रीवियस में भी अगर देख लें इंसिडेंट्स को, तो दुर्गा पूजा विसर्जन और मुहर्रम जब एक ही, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं रत्नाकर जी, आपने अभी एक शब्द यूज किया, मैं इंतजार ही कर रहा था, इनफैक्ट इस पर आता भी आपके पास में। आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो विकास की राजनीति पर, विकास के मुद्दों पर जो काम किया उनके आधार पर लड़ें, और आप मुद्दे उठाते हैं कि दुर्गा पूजा में ये नहीं करने दिया, हिंदुओं को दोयम दर्जे की नागरिकता दी गई है, हिंदू यहाँ पर खतरे में हैं, मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति। आपके मुद्दे तो ये रहते हैं, आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो विकास के मुद्दे उठाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है विकास की भी राजनीति करती है और विरासत की भी राजनीति करती है। अगर हमारी विरासत जो है, हमारा जो हिंदू संस्कृति है, उस संस्कृति से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो निश्चित विकास की बात तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए, जहां जहां पे हमारी सरकार है वहां पे हम विकास के कार्य कर रहे हैं। चाहे 17 जगह जहां पे हमारी सरकारें हैं, वहां कहीं पे भी उठाकर देख लीजिए। हमको जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चुन के लाया है। क्यों लाया है? इसीलिए ना कि उनके हित के लिए काम करते हैं, उनके विकास के लिए काम करते हैं, उस राज्य के विकास के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन के लिए, जो विकसित भारत की संकल्पना है 2047 तक, उसके लिए काम करते हैं। तो जनता देख रही है कि कौन विकास के लिए और विरासत के लिए काम कर रहा है और कौन जो है वह तुष्टीकरण की राजनीति जी के सामने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये उसी का नतीजा और परिणाम है
कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पश्चिम बंगाल की जनता ने पूर्णतः विश्वास किया और अपने घरों से बाहर निकल करके 93% मतदान होना ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि वह टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस बार कृत संकल्प है। और एक आंकड़ा और आपको बता देना चाहता हूं कि जब जब पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है तब तब वहां पे परिवर्तन हुआ है और यह आंकड़े दर्शा रहे अपने आप में कि परिवर्तन होने वाला है, बस कुछ लम्हों की देरी है। आप आने वाले समय में देख लीजिएगा प्रचंड मतों से, यानी कि 200 के करीब जो है 200 के करीब भारतीय जनता पार्टी की सीट्स आएंगी। सोहेल काज़मी साहब, एक सीधा सवाल मेरा यही है, अभी थोड़ी देर तो हम इन रुझानों पर क्या ही बात करें, फिर भी मैं दर्शकों को फटाफट बता दूं, पश्चिम बंगाल में जो अभी रत्नाकर जी ने उत्साह दिखाया है वो बिल्कुल ठीक है। शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की गिनती है। जैसा मैं कह रहा हूं, आपको 10 से 11 बजे तक का वेट करना होगा, जब ट्रेंड्स थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाते हैं और 12 बजे के आसपास तक तस्वीर साफ हो जाती है। तरन्नुम, कोई बड़ी खबर? इसी बीच असम से बड़ी खबर आ रही है। असम के मुख्यमंत्री अपनी सीट से आगे हैं। जालुकबारी से बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा आगे चल रहे हैं और असम में बीजेपी को 30 सीटों पर बढ़त मिली है। रुझानों में कांग्रेस को 7 सीटें मिली है, यानी कि असम में कांग्रेस का खाता खुलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर असम से ये तस्वीरें जहाँ बीजेपी को बढ़त मिल रही है और प्रवीण धीरे धीरे लग रहा है कि ये तस्वीरें जो हैं अब और भी बदलेंगी। अभी बिल्कुल बदलेंगी, लेकिन असम आपने ठीक कहा, कांग्रेस का खाता ही नहीं, कांग्रेस का स्टेक बहुत मजबूत है। यहाँ तो मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा सीधा है। पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति नहीं थी, केरल में भी यूडीएफ जो कांग्रेस नीत अलायंस है उसकी स्थिति थोड़ी ठीक दिख रही है, लेकिन असम में कांग्रेस जो है वो पकड़ नहीं बना पा रही है। वो हेमंत बिस्वा शर्मा पर चाहे जितना हमला करें, जितनी कोशिशें करें, उनकी लोकप्रियता लगातार मजबूती से बनी हुई है, हैट्रिक की तरफ वो बढ़ते, ये बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन दिख रहे हैं। वो पहले से माना जा रहा था, सभी एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे थे। इससे बहुत साफ हो जाता है कि असम में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई दे रही है फिलहाल, और हो भी सकता है कि यही ट्रेंड्स जो हैं आगे आपको देखने को मिले। बस पश्चिम बंगाल का इंतजार रहेगा। यहां देखते हैं कि अगले एक आध घंटे में कितना अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। काज़मी साहब, मैं आपसे पूछ ही रहा था कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान हुआ है? देखिए, शुरू से अभी तो बड़ी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जो अंडर डेवलप्ड है और यहाँ मजहब के आधार पे इलेक्शन है। विकसित, मेरे भाई जो कह रहे हैं 2047 में विकसित भारत हो जाएगा, अभी विकसित भारत मुझे नहीं लगता 100 साल होगा जब तक हम रीजनल जो रिलीजियस बेसिस पे इलेक्शन लड़ते रहेंगे। यही हिंदू मुस्लिम नहीं, आप छोड़िए, हिंदुओं में भी जो जातों पे इलेक्शन लड़ते हैं कुछ कुछ इलाकों में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि वेस्ट बंगाल में जो माइनॉरिटीज है, जो शुरू से हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल टीएमसी के साथ जुड़ी रही है और टीएमसी हमेशा एक सेकुलर क्रेडेंशियल्स की बात करती रही है और माइनॉरिटीज को साथ लेके सरकार में भागीदारी हो या सरकार की गवर्नेंस हो, उसकी कोशिश हमेशा करते रही है। आज कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस तरह की सोहेल साहब, माफी के साथ रोकना चाहेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में रुझान में बीजेपी आगे है। बीजेपी को 72 सीटों पर बढ़त मिली है। टीएमसी 58 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक कांग्रेस का खाता पश्चिम बंगाल में तो नहीं खुला है, जिसका जिक्र वैभव जी भी कर रहे थे कि धीरे धीरे तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर नहीं आ रही। एक बड़ी अच्छी एनालिसिस तरन्नुम अभी मैं देख रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी एनालिसिस थी। उन्होंने कुछ 37-38 सीटों का मामला बताया था। वो 37-38 सीटें पश्चिम बंगाल की इन सभी सीटों में ऐसी महत्वपूर्ण हैं जिस तरफ उनका रुझान होगा वो डिसिसिव होंगी। यानी कुल मिलाकर अगर इसको भी देखा जाए, आप देख रहे हैं ना, आपने कहा कि बीजेपी आगे चल रही है, तो बीजेपी का आगे होना अपने आप में, भले ही वो 4-6 सीटों से आगे होती शुरुआती रुझानों में भी, ये बड़ी बात होती, लेकिन यहाँ तो अच्छे खासे मार्जिन से आगे चल रही कि 70 और 58। लेकिन देखिए, बहुत दूरी नहीं है, 72 सीटें जैसे अभी दिखाई दे रहा है, तो 58 सीटों पर आपको तृणमूल कांग्रेस भी दिखाई देगी, 12-13 सीटों, और ये गैप बना रहेगा। ये आज आप कितनी भी देर तक एनालिसिस करें, आप देखना कि ये मनोरंजन कह लीजिए, सांसें उखड़ना कह लीजिए, कार्यकर्ता, ये बहुत आखिर तक जाने वाला है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। काज़मी साहब अपनी बात कह रहे थे, मैं इस्लाम साहब को भी इसमें शामिल करूंगा, वो थोड़ा सा इस सियासत को और करीब से देख रहे होंगे। इस्लाम साहब, इस बार नहीं हुआ है, मतलब मैं देख रहा हूं कि देश में अभी
वोटों का पोलराइजेशन, तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती रही है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को भारी पड़ती है या हर उस एक को भारी पड़ती है जो मुस्लिम वोटों के आधार पर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस ऐसा ही कर रही थी, यह बीजेपी का कहना है, मेरा नहीं। तो कुल मिलाकर क्या आपको लगता है कि इस बार वहां पर मुस्लिम मतदाता, कुछ लोगों की यह भी एनालिसिस थी, ये इतना बड़ा वोटिंग परसेंटेज आप इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकला है। बहरहाल आपका नजरिया इस पर क्या है? एक मिनट शुभेंदु अधिकारी जी बोलिए जो पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग हुई है, यह तुष्टीकरण की वोटिंग तो मैं इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में खास करके 12 राज्यों सहित जो SIR हुए और पश्चिम बंगाल में SIR को जो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिसिसिव मोड में आकर यहाँ की जो जनता है वो SIR को मद्देनजर रखते हुए जिस पार्टी को भी उन्होंने वोट दिया है, कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मोड में रखकर जो है पश्चिम बंगाल में वोटिंग करने की कोशिश की गई। यहाँ तुष्टीकरण या जाति विवाद की वोटिंग इस बार तो नहीं हुई है, क्योंकि 92% में अगर देखेंगे तो बंगाल में माइनॉरिटीज की वोटिंग 27 से 28% कैपेसिटी है। अगर वो वोट किसी एक पक्ष को पड़ भी जाती है तो उससे वो तय नहीं होता है कि किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुत ज्यादा बढ़त मिलने वाली है। जी रत्नाकर जी, अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन इसके बावजूद एक बात तो बहुत साफ है कि आप लोग भी धुकधुकी के साथ, एक थोड़ी सी चिंता के साथ में ये सारे रुझान देख रहे होंगे। एक एग्जिट पोल न्यूज़ इंडिया 24/7 का भी रहा, हमारे सोर्सेस के हवाले से जो खबर रही उसमें हमने 180 के प्लस आपको सीटें दी हैं। बट चलिए मान लीजिए क्या होता है, एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल हो, चाहे हमारे पास सोर्सेस से आया हो चाहे किसी और का एग्जिट पोल हो, नतीजे थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि SIR वाला मुद्दा या कोई अन्य मुद्दा, आप पन्ना प्रमुख के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, एक एक सीट को काउंट करके लड़ते हैं, आप 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं, जब चुनाव नहीं होते हैं तो चुनाव की तैयारियां करते हैं, जैसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन पिछली बार भी यही सब बातें करता था और नतीजा कुछ और निकल कर आया था। इस बार आपका कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ा हुआ है? ऐसा क्या किया बीजेपी ने वहां? रत्नाकर जी, प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करिए। क्या बीजेपी ने किया जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ? बंगाल में उन्होंने कुछ नहीं किया, ये नाराजगी है, लेकिन आपने ऐसा क्या किया है जिससे आपको लगता है कि बंगाल की जनता आपके साथ आ गई? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो अधिकार, जो हक वहाँ की जनता को मिलना चाहिए था, उस हक और उस अधिकार से हमेशा से टीएमसी ने वंचित किया है। आपने देखा कि जिस तरह से केंद्र सरकार में जो भी योजनाएं होती थी वो आम जनता के फायदे के लिए अगर लाई जाती थी, उन सारी योजनाओं को रोकने का काम जो है टीएमसी किया करती थी और बार बार ये आरोप लगाने का काम करती थी कि पश्चिम बंगाल के साथ दोहरा हकीकत में नहीं था। हम चाहते थे कि वहां के लोगों को उन योजनाओं का फायदा मिले, लेकिन द्वेष की भावना राजनीति में इतनी अधिक बढ़ गई थी ममता बनर्जी की कि वो योजनाओं तक को लागू नहीं करने दे रही थी। मतलब ये साफ दर्शाता था कि अपनी ओछी और तुच्छ राजनीति के चलते उन्होंने वहां की जनता को विकास से और बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित करने की कोशिश की और यही सारे मुद्दे जो है वहां की जनता के बीच में लेकर गए और वहां पे जनता को बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे आती है तो वहां पे भी शांति, सुरक्षा और सद्भावना की एक सरकार बनेगी जो वहां की जनता के हित के लिए काम करेगी। और देखिए, हमने तो अपना जीत वहां पे पहले ही मांग ली थी। उसका कारण ये था कि जब सीटों का बंटवारा हुआ उस समय टीएमसी ने अपने 74 सिटिंग एमएलए का जो है उन्होंने टिकट काटा था, यानी हर तीसरे विधायक का टिकट उन्होंने काट दिया था। इसका यह साफ दर्शा रहा था कि पब्लिक जो है वहां की जनता उन विधायकों से संतुष्ट नहीं थी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आएंगे आपके पास आएंगे रत्नाकर साहब। इसी बीच एक बड़ी खबर, रुझानों में टीएमसी का शतक यहां पर देखने को मिला है। 100 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में और ये धीरे धीरे जो है तस्वीरें बेहद क्लियर होंगी। संतानों पर बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि इस बीच जो है टीएमसी की बढ़त है। अब किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अब
तक जो है कुल 197 सीटों का रुझान जो है वो सामने आया, जिसमें टीएमसी की बढ़त साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन टीएमसी की बढ़त है, लेकिन बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें ही कुछ अलग है, वहां पे जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे शुरू में कहा ना, बहुत सारे अवसर हैं। वो तो असम में देखिए आप कितना लीड बना रखी है बीजेपी ने शुरुआती रुझानों में। रत्नाकर जी, आसान नहीं होगा पश्चिम बंगाल, ये तो खैर बहुत लोगों का मानना है, आसान नहीं होगा पश्चिम बंगाल आपके लिए। और अभी शुरुआती रुझान में जब 100 और 97 ऐसा दिखाई देता है तो चिंता तो बढ़ती होगी आपकी भी। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल की जनता ने जो है अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मैं वही आंकड़ा अभी बता रहा था कि चूंकि टीएमसी की हार तो तभी सुनिश्चित हो गई थी जब वह हार क्यों काटा, क्योंकि जनता उनसे नाराज थी। और वो परिणाम में अभी तब्दील होगा, अभी आने वाले समय में। ये तो बीच बीच में इनको भी खुश होने का थोड़ा मौका दीजिए ना। ये भी टीएमसी वाले जो हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा भी खुशी बीच बीच में आना चाहिए। लेकिन अंधतोगत्वा जो है वह जीत भारतीय जनता पार्टी की भी होगी और पूर्ण बहुमत के साथ होगी, 200 के लगभग होगी। मैं 200 के लगभग बोल रहा हूं, मतलब वो 180 प्लस होगी यहाँ पे। जी वैभव जी, बहुत देर तक बच नहीं सकते हैं। अभी शुरुआती रुझान में 1 सीट में तो दिखाई देते हैं आप। अब आप कहेंगे नहीं 12 बजे अचानक से ऐसा कुछ होगा कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच हमारी भी कुछ सीटें दिख रही। स्वीकार करिए, पश्चिम बंगाल में आप अपनी जमीन नहीं बना पा रहे। आप बीजेपी वालों से ये भी बात कर लीजिए कि केरला में बीजेपी का भी खाता नहीं खुल रहा है। आप उनसे भी तो ये बातचीत करिए तो भी सही लगेगा। चलिए ठीक, ये मैं कर लूंगा, लेकिन इससे ये तो नहीं हो जाता सिद्ध कि अगर वो वहां कमजोर है तो आपको पश्चिम बंगाल में कमजोर होने का हक मिल गया। अभी रुक जाइए ना, मैंने आपको क्या बोला। अभी कितना रुकना है? एक आध बैलेट में कहीं तो, एक आध सीट पे कहीं तो कांग्रेस आगे होती। 12 बजे तक रुक जाइए। 12-1 बजे के बाद जब धीरे धीरे ट्रेंड सेट होने लगेगा उसके बाद चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि दूसरों को भी पूरे आश्वस्त हैं कि बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। अब बनेगी नहीं बनेगी ये 12-1 बजे के बाद पता चलेगा। भाई साहब तो पहले ही मिठाई खाए बैठे हैं, पहले ही सुबह सुबह लग रहा है हलवा खा लीजिए। तो इससे बढ़िया है कि भाई साहब हो सकता है आसाम के लिए खा लें, बंगाल के लिए अभी रुक जाइए, या फिर दूसरे राज्यों के सभी राज्यों का चुनाव जो है ना 12-1 बजे के बाद पता चलता है। शुरू में अगर हम सारी चीजें बोल दें उसके बाद पता चल रहा कि नहीं हो पाता है तो फिर पता चला बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसीलिए भाई साहब को थोड़ा मैं बोल रहा हूँ अभी रुक जाइए। 12-1 बजे फिर आपने उनकी चिंता करी। आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो भाई साहब की चिंता भाई साहब करें, आप तो अपना बताइए। आपने कहा और थोड़ा रुक जाइए और थोड़ा रुक जाइए, 200 सीटों का रुझान आ जाए, पोस्टल बैलेट का ही समझ लीजिए। एक माइंडसेट तो पता लगता है कि पश्चिम बंगाल का जनता चाहती नहीं है कांग्रेस को विकल्प के तौर पर, जो आप लोगों की उम्मीद थी। देखिए अभी बाकी राज्यों के भी चुनाव के नतीजे आप बात कर लीजिए। तमिलनाडु में भी देख लीजिए, पौंडीचेरी में भी देख लीजिए, आसाम में भी देख लीजिए, या फिर केरला में भी देख लीजिए। बाकी राज्यों में भी आप फोकस करिए। आप सिर्फ एक राज्य पे बात कर रहे हैं, बंगाल पे। इसके अलावा आप बात मतलब बंगाल की बात कांग्रेस से ना की जाए, ये आप कह रहे हैं ना? वैभव शुक्ला ये कह रहे हैं बंगाल की बात मत करो हमसे और सब बात करो। लेकिन बाकी राज्यों की भी तो बात करिए। अरे मैं कर लूंगा, पर पहले ये तो स्वीकार करिए कि आप बोल रहे बंगाल की बात मत करो। जैसे पुडुचेरी में पीछे चल रही है कांग्रेस, असम जो आपका सीधा स्टेक है वहां पर बहुत पीछे चल रहे हैं। असम में तो क्या बात की जाए, असम की तो हालत कांग्रेस की इसलिए बहुत खराब है क्योंकि असम में तो सीधी टक्कर है, यहां तो आपका स्टेक नहीं है पश्चिम बंगाल में। चलो अभी पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, अभी पहले थोड़ा ईवीएम खुल जाने दीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए। 11-12-1 बजे तक जरा थोड़ा ट्रेंड सेट होने दीजिए। अरे आप दूसरे चैनल पे चले जाओगे तब कहां मौका मिलेगा आपसे पूछने का। आप तो बच के निकल जा रहे हो हर बार यही बोल के। हम बात कर रहे हैं मुद्दों की, हम बात कर रहे हैं मुद्दों की। अच्छा चलिए बताइए, पश्चिम बंगाल में जनता क्यों चुनेगी आपको? क्या किया आपने? पश्चिम बंगाल में जनता हमें चुनेगी नहीं चुनेगी ये अभी आने वाला वक्त बताएगा ना। अभी आप एकदम सुबह 8:30 बजे होकर के 100 सीटों का अगर हो रहा है तो आप उसमें सबसे पहले मुझसे पूछ, आप इनको 5 बजे ही पूछ लीजिएगा। नहीं, आप इनसे केरला का पूछिए, आप इनसे तमिलनाडु का पूछिए। वो आपने जैसे ही बोला था वो बोलना चाह रहे थे, उनके पास तो बोलने को बहुत है। इनकी पूरी खराब नहीं जाएगी। हमारा मेयर है, कल केरला में हमारा मुख्यमंत्री भी होगा, ये हम आश्वस्त हैं। हमारा वोट परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ेगा वहां पे, आप देख लीजिएगा पश्चिम बंगाल की तरह।
अभी सपने दूर हैं, अभी सपनों को पूरा करने के लिए टाइम लगेगा। देखिए, हमने पश्चिम बंगाल में अपने सपने पूरा कर लिए, केरला में भी करेंगे आने वाले बिल्कुल यही बात जो है इनके लिए पश्चिम बंगाल में यही बात यूज की जाती थी। न 3 में है न 13 में है। आज आपके एक भी पिछली बार भी आप देश में राहुल गांधी शून्य पे सिमट जाएंगे, ये आप लोगों का इतिहास है। जाइए पहले देख लीजिए, आप जरूरत से ज्यादा ही अभी बोल रहे हैं। आप 5 बजे आके अपना एक स्टेटमेंट दे दीजिएगा। अभी आप रुके रहिए, 5 बजे ही आप दीजिएगा। 5, 5:30, 6 बजे फिर मिलेंगे। अच्छा काजमी साहब, इतने सारे एग्जिट पोल देखे आपने, इतनी सारी एनालिसिस देखी, पश्चिम बंगाल से जमीन से कई लोगों की रिपोर्ट सुनी होगी, दोनों पार्टियों का कॉन्फिडेंस देखा, आपके मन में क्या आया? आप सचमुच अभी इंतजार कर रहे हैं या आपने मन में कुछ बैठाया कि नहीं हो सकता है कि बीजेपी का दावा इस बार सही निकल जाए, या हो सकता है कि ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं मिल रहा? देखिए बिल्कुल, मुझे मेरे एज एन ओपिनियन मेकर मुझे यही लगता है कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी ही बाजी मारेगी, और वो अच्छा भी होगा वेस्ट बंगाल के लिए भी और बाकी रियासतों की आने वाली इलेक्शंस के लिए भी। देखिए, आप डिक्टेटरशिप से कुछ चीजें इंपोज करना चाहते हैं किसी भी रियासतों में, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रीजनल मुद्दे रीजनल पार्टीज के हवाले से ही तय होने चाहिए। और जिस तरह की आपने वहां एनरोलमेंट की या ट्रूप्स की या बाकी चीजों की, या जिस तरह से आपने, देखिए आपके अपने प्लान्स हैं। मैं बिल्कुल सलाम करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कैडर को कि वो बड़े अच्छे मैनेजर हैं इलेक्शंस को लेके, लेकिन कहीं कहीं चाल उल्टी भी पड़ती है और लोगों पे छोड़ना चाहिए। देखिए, इलेक्शंस में पीपल्स विल प्रिवेल करती है। बहुत से मुल्कों में हमने बहुत बार देखा कि आपने बहुत अच्छे काम किए होते हैं लेकिन कन्विंस नहीं कर पाते हैं लोग कन्विंस नहीं होते हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो है ही है एक बात। दूसरी बात यह है कि रीजनल जो मुद्दे हैं उनको साइडलाइन करके जिस तरह की बदल भाषाओं का उपयोग इलेक्शन रैलीज में हुआ, दैट टू एट द कैडर ऑफ होम मिनिस्टर लेवल पे जो बातें होती हैं वो भी लोग देखते हैं। और 93% पोलिंग का मतलब ये है कि लोग बड़ा काजमी साहब माफी के साथ रोकेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे, भवानीपुर से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आगे। प्रवीण जी, आप जैसे कि जिक्र कर रहे थे आगे पीछे, वही स्टेटमेंट रहेगा कि एक सीट मायने नहीं रखती। पिछली बार भी ये कहानी ऐसी ही थी। अल्टीमेटली पश्चिम बंगाल में कौन एज पार्टी आगे रहता है वो बहुत महत्व का रहेगा, और वो बहुत दिलचस्प चल रहा है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आधी सीटों का ऐसा मुकाबला होगा, ऐसा जबरदस्त मुकाबला होगा जो बहुत लंबा खिंच सकता है। ट्रेंड से इसको समझना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए 100 सीटों के आसपास की लड़ाई जब चलती है, और इस राज्य में हम ये जानते हैं कि 5-6 सीटें 7 सीटें जो है बड़ा खेल कर सकती हैं। जिस एनालिसिस की मैं बात कर रहा था, यूँ तो करीब 30-35 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जो किसी का भी भविष्य तय करेंगी, क्योंकि कुछ के कुछ गढ़ मजबूत हैं, कुछ के कुछ गढ़ मजबूत हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से दोनों को उम्मीद है कि यहाँ हम कैसे परफॉर्म करते हैं। बट ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, चाहे भवानीपुर की सीट हो। भवानीपुर की सीट वैसे तो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न आप मान सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं निर्विवाद रूप से। हालांकि अगर मान लीजिए बहुमत मिलता है बीजेपी को, सीएम चेहरे की बात होती है तो इनका चेहरा आगे होगा, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग रहती है, वो एंड टाइम पर अपने चेहरे का खुलासा करते हैं, नाम रखते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को हराना उनकी ताकत को लगातार बढ़ाता है। पहले भी उनकी ताकत इससे बढ़ी थी, लेकिन बीजेपी को सत्ता नहीं मिल पाई थी। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार जो दावा कर रही है, रत्नाकर जी जो इतना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, वो इस मुकाबले में उतना लीड कर पाते हैं। मेरी एनालिसिस ये कहती है कि अभी तक जो 180 और 200 के दावे किए जा रहे हैं वो बहुत दूर की कौड़ी है। ये मामला बहुत ही रस्साकशी का होने वाला है। ये इतना आसान नहीं होगा कि एक तरफ जो है वो पूरा का पूरा रुझान चला जाए। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस से पूरी तरह मोहभंग हो गया जनता का, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ये कहना भी गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी खूब जमकर लड़ी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत है ये शुरुआती रुझान तो बताते ही हैं, साथ ही साथ जितनी एनालिसिस हुई अभी तक उससे भी ये स्पष्ट होता है। इस्लाम साहब, शुरुआती दौर के रुझान है, थोड़ा सा जो वैभव जी के पास में सेफगार्ड पॉइंट है वो आप लोगों के लिए एनालिसिस का विषय भी है। इस समय पर
तृणमूल कांग्रेस ने पहले तो ईवीएम का मुद्दा उठाया, स्ट्रांग रूम के बाहर आपने नेताओं को भेजा। मुझे लगता है इस मुद्दे को अब छोड़ना चाहिए। बार बार ये करके हम इलेक्शन कमीशन पर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर एक बहुत गड़बड़ी करते हैं। इतना दिलचस्प मुकाबला होता है, ताकत देखने को मिलती है, और वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, सरकारी एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके हम लोगों के मन में संशय पैदा करते हैं। देखिए, ऐसा है कि संशय पैदा नहीं किया जाता है। चुनाव आयोग देश के सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक पद है, जो चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी को पूरा करती है। बंगाल में भी किया है, बाकी 4 राज्यों में भी किया है। लेकिन समझना ये होगा जनाब कि इतने सख्ती के बाद, इतनी कड़ाई के बाद अगर कहीं पर कोई चुटपुट हादसे या कुछ पोलिंग को लेकर गड़बड़ी होती, तो इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए, जनता को सार्वजनिक तौर पे, कि इसका कारण क्या रहा। आप किसी भी राजनीतिक दल को सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के जरिए से दिखा नहीं सकते हैं। समझने वाली बात यह है, अभी देखिए फिर से अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। असम के रुझान में कांग्रेस 9 सीट पर आगे चल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर असम से, जहां कांग्रेस की बढ़त साफ तौर पर देखने को मिल रही है। असम में 72 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस की बढ़त है। असम में बीजेपी ने पार किया है 50 का आंकड़ा। बीजेपी की तो 62 सीटें हैं, बहुत आगे है बीजेपी असम में, और 9 सीटों पर कांग्रेस आगे है। 62 सीटों पर आगे होने का मतलब है असम एक ऐसा राज्य है जहां निर्विवाद रूप से हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता, उनके भाषण, उनके तेवर, उनका परसूना खूब जमकर चला है। असम में कांग्रेस अपनी ताकत को दोहरा नहीं पा रही है। एक समय था ऐसा असम के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप उम्मीदें कर सकते हैं जहाँ सीधे सीधे मुकाबला होता है। लेकिन जब से बीजेपी ने असम में, खासतौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आई है, मौका नहीं मिल पाया। वैभव जी अभी कहेंगे, जब वो पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं तो असम में तो कहेंगे थोड़ा और इंतजार करिए, थोड़ा और इंतजार करिए। आप इस्लाम साहब अपनी बात को पूरा करें, वो महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, इतना सब कुछ हुआ बंगाल की राजनीति में, चुनाव से लेकर आज पोस्टल बैलेट की रुझानें भी सामने आ रही, अप्स एंड डाउन्स लगे हुए हैं। लेकिन इतनी सख्ती कड़ाई के बाद भी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा से रीपोलिंग होगी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, ये मेरी अपनी निजी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, मैं पूरे डिपार्टमेंट को दोष नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से एकदम फेयर इलेक्शन कराने में अभी भी बंगाल में नाकामयाब मुझे नजर आ रही है। जो इतिहास है इस्लाम साहब बंगाल का, वो तो क्या इतिहास रहा है। बूथ के बूथ कैप्चर हो जाना, गुंडागर्दी होना, हिंसक राजनीति होना, उसके बाद में बहुत कम, बहुत मिनिमाइज किया। ये तो बहुत प्रशंसा, क्योंकि मैं इतने सालों से, करीब पिछले 26 सालों से कई इलेक्शन कवर करता रहा, दर्शकों के सामने रखता रहा है आंकड़े। मुझे ऐसा बार बार रिविजिट होता है ये सारी चीजें, और मैं ये देखता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल का खूनी इतिहास इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर बताता है कि वहां चुनाव कराना आसान नहीं होता है। इसके बावजूद इस बार का चुनाव जो है बहुत कंट्रोल्ड वे में हुआ। क्यों जरूरत पड़ी इतनी एजेंसीज को लगाने की? क्योंकि कुछ गड़बड़ियां होंगी, और उसको इलेक्शन कमीशन ने, सेंट्रल एजेंसीज ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। देखिए, फिर वही बात हो गई। ये पश्चिम बंगाल का आंकड़े आप देख रहे हैं। 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, तृणमूल कांग्रेस 106 सीटों पर शुरुआती रुझानों में, और चलिए वैभव जी 2 सीटों पर कांग्रेस भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो कांग्रेस का फिलहाल रुझानों में खाता खुलता दिखाई दे रहा। CPIM, गणथार, एक समय एक छत्र राज किया पश्चिम बंगाल पर, 0 सीट पर दिखाई दे रहे हैं। यानी पूरी तरह से मोह भंग हो गया लेफ्ट से। और देखिए वहाँ पर कार्डर पॉलिटिक्स होती है, वो पूरा कार्डर ही शिफ्ट हो गया, तो कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। फिर ऐसे में लेफ्ट के लिए क्या चर्चा की जाए। लेकिन लेफ्ट से उम्मीदें जो हैं अभी उनकी बरकरार है। केरल में LDF एक बार फिर रुझानों में थोड़ा सा आगे हो गया, तो बचा खुचा, और वो भी पिनरई विजयन, वो नाम ही ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके ऊपर केरल की जनता का बड़ा भरोसा है। तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि LDF एक बार फिर वहां पर दिखा। लेकिन CPIM पूरी तरह से खत्म पश्चिम बंगाल में, हालांकि पिछले कई चुनावों से उनका प्रदर्शन गड़बड़ाया हुआ रहा। इस्लाम साहब, एक बात तो साफ है कि ज़रूरत थी पश्चिम बंगाल में ऐसी कड़ाई की, और बहुत बधाई की पात्र होना चाहिए इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल एजेंसियां, जो इक्का दुक्का जगह तो हो रहा है, लेकिन वो जो बड़े पैमाने पर होता था, बहुत जगह होता था, उसकी रोकथाम हो पाई। देखिए, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि इलेक्शन कमीशन ने
बहुत सक्षम तरीके से, बहुत कड़ाई करके लोग जो घर से बाहर नहीं आते थे वो निकल करके, चाहे कोई भी विषय रहा हो, किसी मुद्दे पे भी वो वोट देना है। मुद्दे तो बहुत सारे रहे, लेकिन वोट तो जबरदस्त हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैंने मेहनतें बहुत की, और उसके बाद अगर मैं एक सब्जेक्ट में एक अंक से लाल दाग लग गया तो मुझे लगता है उसे फेल ही कहा जाएगा। रत्नाकर जी, एक बात तो साफ है, मैंने पहले ही कह दिया क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज अपना काम कर रही हैं वहां पर, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसके बाद तृणमूल कांग्रेस भी इस बात को लेकर शायद कॉन्फिडेंट महसूस करे कि नहीं, बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है, बीजेपी अच्छे से इलेक्शन लड़ी है। आप लोगों के ऊपर बार बार सेंट्रल एजेंसीज के कथित बेजाय, मैं रुझानों में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन पीछे चल रहे हैं, ये एक बड़ी खबर जरूर बताना चाहूंगा। कोलातूर सीट से स्टालिन चुनाव लड़ते हैं, जहां से फिलहाल शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं, और टीवी के प्रत्याशी यानी सुपरस्टार विजय के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टीवी के जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उनकी अपनी वो अपने दम पर कितनी सीटें ले आते हैं, उनकी सीटें एआईएडीएमके और उनके बीच में कोई समीकरण को स्थापित कर सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी तक विजय ने अपने पत्ते खोले नहीं है, लेकिन वो किंगमेकर की भूमिका में आ सकते हैं क्योंकि शुरुआती रुझानों में 17 सीटों पर आगे हैं और स्टालिन पीछे चल रहे हैं। तो कुछ भी गुणागणित तमिलनाडु में हो सकता है। तमिलनाडु बहुत दिलचस्प होगा। हम पश्चिम बंगाल पर तो बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में तो सीधा मुकाबला है, या तो तृणमूल कांग्रेस सामने आएगी या भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी। जिस तरह का कांटे का मुकाबला चल रहा है, और अब लगभग बराबर सीटें, जिसमें कभी तृणमूल कांग्रेस आगे हो रही है तो कभी बीजेपी आगे हो रही है। बात बहुत साफ है कि आप देखेंगे बराबर सीटों पर बहुत आखिर तक रुझानों में आपको ये मुकाबला देखने को मिलेगा। कुछ 10-15 सीटों के हेरफेर से ऊपर नीचे दोनों पार्टियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कई एग्जिट पोल ने इस ओर इशारा भी किया था, लेकिन सबसे दिलचस्प रहने वाला है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर टीवी के यानी सुपरस्टार विजय की पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर जाती है तो वो एक किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी का धन्यवाद करूंगा, और सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीजेपी प्रवक्ता जो आपसे पहले थे उनसे यही सवाल पूछ रहा था कि इस बार सेंट्रल एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया, काफ़ी कंट्रोल्ड वे में चुनाव हुआ है, फिर भी जो कांटे का मुकाबला चल रहा है इस समय ऊपर नीचे आप देख रहे हैं बिल्कुल बराबर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जनता की जो आवाज़ परिवर्तन थी वो नतीजों में भी आपको दिखेगा, और वहाँ एक ऐसी सरकार आएगी जो जनता के लिए और जनता के हितों के लिए काम करेगी। ममता बनर्जी स्टिल कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है कि हम 200 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप डटे रहिए, इसलिए वो बोल रही है कि कार्यकर्ता को भी इस बात का एहसास हो गया कि ज़मीन खिसक चुकी है, वो हार रहे हैं। तो लगातार पार्टियों की तरफ से जीत का दावा यहां पर जरूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी ने जो विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं और उसको लेकर भी अब यहाँ पर विधायक जो है वो स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद है। असम विधानसभा चुनाव की ये नतीजे आपको बता रहे हैं, और जो अभी धीरे धीरे जो नतीजों में तब्दील होंगे, ये रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। तो असम विधानसभा चुनाव 2026, और आपको बताते चले कि इस बीच जो है बढ़त जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बीजेपी 62 सीटों पर, धीरे धीरे ये आंकड़े जो है बदलेंगे भी, लेकिन तस्वीरें स्पष्ट, बीजेपी यहाँ पर आगे चलती हुई 62 सीट। नहीं, असम में तो इसमें कोई दो राय नहीं तरन्नुम की भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत बड़ी रही, कॉन्फिडेंस भी उनका बहुत हाई था। एसएन सिंह साहब मेरे साथ जुड़ गए, लगातार ब्रेकिंग आ रही है इसलिए उनकी टिप्पणी नहीं ले पा रहे थे। चुनाव अच्छा हुआ है, कांटे का मुकाबला है। शुरुआती रुझानों में क्या माहौल चल रहा है दफ्तर में आपके, और क्या सांसें ऊपर नीचे हो रही है, धुगधुगी बनी हुई है? क्योंकि 200 का तो दावा दोनों तरफ से कर दिया गया, शुरुआती रुझान तो इससे थोड़ा इतर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सिंह साहब, नहीं, आप देखिए, अभी 4 बजे भी रहूंगा आपके जिम्मेदार चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता ने पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि हमको विकासवादी सरकार बनानी है। मैं तो भूर धन्यवाद देता हूं पश्चिम बंगाल की जनता को, जिन्होंने विश्वास को चुना, जिन्होंने विकास को चुना। और आपको याद होगा कि किस तरह से एक कार्यकर्ता बेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के
माध्यम से जनता को जोड़ने का कार्य करती है। 2006 में 2% वोट भारतीय जनता पार्टी पाती है, तो भी आप देखे होंगे अपने नीतियों को लेकर पश्चिम बंगाल में कार्य करती है। 2019 में 10% वोट पाती है और आज 2026 में सरकार बनाने जा रही है। आज मोदी जी की नीतियों पर पश्चिम बंगाल की जनता ने भरोसा किया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता से अपील किए कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, आप देखे होंगे जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास की बहार है, तो पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा हुआ। और पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद और साधुवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तो 3 बार ममता बनर्जी की सरकार बनाई। बार बार आपके चैनल के माध्यम से आपके रिपोर्टर भी पूछते थे कि 15 साल में आपने पश्चिम बंगाल के लिए क्या कार्य किया, तो जो टीएमसी सरकार थी वो बता ही नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई कार्य नहीं किए थे। कट मनी और करप्शन के अलावा अगर टीएमसी ने कोई कार्य किया होता तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में जाती और बताती। मैं तो एक बात कहूँगा, हमारे श्रद्धेय अटल जी कहते थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज वो परिणाम में परिवर्तित हो रहा है और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, इसमें ये हमेशा दावा किया जाता है, तृणमूल कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता, समर्थक, नेता, यहाँ तक कि ममता बनर्जी से लेकर सभी लोगों ने ये दावा किया है जो दावा आप कर रहे हैं। मैं तो आपसे एक दिल की बात, सिंह साहब आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं और आपसे जब भी बात होती है बड़ा खुलकर आप बात को रखते हैं। अभी एक जो मेरा सवाल था, मन में एक घबराहट तो होगी, अच्छा प्रदर्शन करेंगे लेकिन फिर भी ये तो होगा जितनी अपेक्षाएं थी वैसा नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, घबराहट तब होता है जब आप काम नहीं करते, घबराहट तब होता है जब आपके कार्यकर्ता नहीं होते हैं, घबराहट तब होता है जब आप जनता की अपीलिंग स्वीकार नहीं होती है। जब हम जनता के बीच में लगातार कर रहे हैं, हम तो एग्जाम्पल देकर आपको कहें कि 2006 में 2% वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है, तब भी आप देखे होंगे जो केंद्र की योजनाएं 2014 से शुरू हुई उसके नाते एक सार्थक परिणाम आया। और आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया गया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने इसलिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि जो मोदी जी की भागीदार योजना है, विकास की योजना है, वो महिलाओं को भागीदार बनाती है। उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, गरीब कल्याण की योजना है। इस नाते महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जब आधी आबादी आपके साथ हो जाती है तो निश्चित तौर पे आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। और आप देखे होंगे कि जो भी हमारे कार्यकर्ता थे वो लगभग 300 कार्यकर्ता अपनी जान को गंवाने का कार्य किए हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद जो है आज राष्ट्रीय जो संस्कृतवाद की हम बात करते थे, हम तो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ी उपासना का केंद्र है। आज वो शक्ति वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है। निश्चित तौर पे बहुत दिनों से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो धरती थी वहाँ हम लोग चाहते थे कि कमल खिले, जिसके लिए सतत प्रयास करते थे। लेकिन आपको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि आज पहली बार आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कार्यकर्ता, इसके लिए अगर साधुवाद और धन्यवाद किसी को देना है तो पश्चिम बंगाल की जनता को, इसके लिए अगर धन्यवाद किसी को देना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को। बीजेपी का जैसा कि आप लोग उम्मीद कर रहे थे क्या वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि कांटे की टक्कर अभी दिखाई दे रही है, टीएमसी पूरी फाइट कर रही है आपके सामने। देखिए, आप 76 का देख लीजिए, 2011 का देख लीजिए, जब भी सरकारें बदली तो वो फाइट भी आप लोग नहीं दिखा रहे थे। उस समय जब कांग्रेस की सरकार जाती है तो कांग्रेस शीर्षासन करती है और लेफ्ट की सरकार सीधे आ जाती है। जब लेफ्ट की सरकार जाती है तो लेफ्ट शीर्षासन करती है और टीएमसी की सरकार आ जाती है। लेकिन वर्तमान में आप देखे होंगे शुरू से आप लोग कह रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट थी। मैं तो इसको क्लोज फाइट नहीं मानता, मैं तो एक तरफा फाइट मानता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये शुभेंदु अधिकारी जी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां वो निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता, समर्थक सब उनके आगे पीछे हैं आज, और हालांकि वो भी बहुत बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मैं लगातार कह रहा हूं दर्शकों से, जैसे आप एलडीएफ यूडीएफ की फाइट, अभी हमने केरल के आंकड़े भी दिखाए थे, बड़ा क्लोज फाइट चल रही है, 55-59। देखिए आप, यूडीएफ यानी कांग्रेस नीत गठबंधन है, एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और पिनरई विजयन या लेफ्ट की जो ताकत है यहाँ पर वो थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। हालांकि कई एग्जिट पोल्स ने तो कांग्रेस को अच्छा या यूडीएफ को बहुत अच्छा बहुमत दिखाया था। फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि केरल में क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी के घर के बाहर की तस्वीरें आपने देखी। काजमी साहब, आपने एक बात कही थी, आपने कहा सेंट्रल, वो जो बातें विपक्ष की तरफ से उठाई गई उनमें से कुछ बिंदु आपने रखे
सेंट्रल एजेंसीज का कथित बेजा इस्तेमाल, जो विपक्ष आरोप लगाता है। दूसरा ये कि वहाँ इतने अधिकारी उतार दिए, वहाँ ऐसा कर दिया, वहाँ वैसा, ये सारी चीज़ें तो कही गई। लेकिन हम एक दूसरा पहलू भी देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की सियासत में किस तरह की हिंसा होती है। टीएमसी कार्यकर्ता या बीजेपी के जिन नेताओं के, और ये बात फैक्चुअल है, इसमें एसएन सिंह जी कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहे हैं, तादाद कुछ कम हो सकती है, इससे ज़्यादा ही कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, खूनी संघर्ष वहाँ पर होते हैं। क्या हालात पश्चिम बंगाल की राजनीति के सियासत के बने हुए हैं? क्या ऐसे हालात में सख्ती की आवश्यकता नहीं हुआ, या चुनाव ही नहीं हो पाता इस तरीके से जैसे हुआ है? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ एनी स्टेट, एनी कंट्री, एनी सोसाइटी। चेंज को आप जो नकार नहीं सकते हैं, लेकिन चेंज अच्छी बुनियादों पे होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो एक सिचुएशन है, बांग्लादेश की इंटरफेरेंस जो है बहुत रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जितनी भी स्टेटें हैं उनका जो कंट्रोल है, ओवरऑल कंट्रोल है। जम्मू कश्मीर मैं रहता हूं, तो जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट कंट्रोल जो है मरकज का है, डिफेंस, होम, और अब तो पिछले 2019 के बाद तो हर चीज है उनके डोमेन में है। तो ये कहने का मतलब है कि कुछ चीजों को रियासती सरकारों पे थोपना भी एक जो है मैं समझता हूं गलत बात है, क्योंकि जिसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है जहां जहां ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। पीपल आर द बेटर जज एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न, और इलेक्शंस में पीपल्स विल क्या प्रिवेल करती है स्टेट को लेके अपनी